कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। कोई और चीज़ बची नहीं है सिवाय अदालत के, और अदालतों का रवैया भी आपके सामने है, बहुत ही हॉस्टाइल है। लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है कि ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील वाला मामला है इस वक्त। न मीडिया में आपकी बात सुनी जा रही है, न सिविल सोसाइटी उस तरह से आपके साथ में खड़ी हो रही है जिस तरह से कभी खड़ी हुआ करती थी। 82 में मेरठ में जो खून फसादात हुए थे, फसादात तो कहना अंडरस्टेटमेंट होगा, एक नस्ल कुशी थी, एक जिनोसाइड था जो कि आर्मी के पेट्रोनेज में पीएसी ने किया था, और उसमें जस्टिस मुरलीधरन ने एक फैसला सुनाया था 31 अक्टूबर 2018 को। तो इसलिए आज 16 पुलिस वाले दिल्ली की जेल में लाइफ टर्म काट रहे हैं, और उनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि ज़्यादातर, आप रिपोर्ट में एक पूरी लिस्ट है एक्चुअली, ज़्यादातर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप विच वर डेसिक्रेटेड वर मॉस्क्स, राइट, जो ये स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्योंकि टारगेट किया गया है। जय भीम। आज दंगों को लेके क्या मुआवजे के स्कीम्स थे, रूल्स थे, कैसे डिस्पर्स हुए, उससे हम उसे कंपेयर करें। एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ रेपरेशन, यानी कि इंटरनेशनल तौर पे व्हाट यूएन जैसी बॉडीज़ या बॉडीज़ दैट वर्क ऑन रिलीफ, वो क्या सोचती हैं इन सब केसेस को लेके कि क्या आइडियली होना चाहिए अफेक्टेड पर्सनस के साथ, उस पर हम इस स्कीम को कंपेयर करें। एंड सेकेंडली, मोर इम्पॉर्टेंटली, द ऑब्जेक्टिव वॉज कि हम जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इन 5 सालों से, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, हम उनकी स्टोरीज़ हाईलाइट करें। दे आर नॉट जस्ट डेटा पॉइंट्स, दे आर वी वांट टू ऑनर देयर स्टोरीज़। हम उनके एक्सपीरियंसेस को हाईलाइट करना चाहते हैं, नॉट जस्ट रायट या दंगे के समय क्या हुआ, बट 5 सालों से उनको पोस्ट दंगों के बाद क्या सफ़र करना पड़ रहा है, कि उनके जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर उन्हें भरोसा करना चाहिए, वो उनका भरोसा तोड़े जा रहे हैं बार बार ही ना। या तो वो एसडीएम हो गए, या जो कमिटी जो NEDRCC क्लेम्स कमीशन है वो हो गई, पुलिस हो गई। तो क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है इन 5 सालों में, वो केस स्टोरीज भी हमने इस रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट करी हैं। तो सबसे पहले उन लोगों को धन्यवाद, जो कुछ लोग आज यहाँ पे हैं भी, जिन्होंने हमें अपने घरों में अलाउ करा, हम उनसे बात कर पाए, उन्होंने अपनी स्टोरीज रिकाउंट करी, हमें उनका एक्सपीरियंस इस रिपोर्ट में हाईलाइट करने का एक तरह से दे गेव अस द अलाउंस फॉर दैट। सेकेंडली, आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द मेथडोलॉजी दैट हमने 146 केसेस, जो अमन बिरादरी ट्रस्ट की टीम है जो अभी अपने एक्सपीरियंसेस हाईलाइट करेंगी, 146 केसेस आर बीइंग हैंडल्ड बाय द कारवां एंड ABT टीम, जिसमें से हमने 25 कुछ फैमिलीज से बार बार ही जाके बात करी है। हम लोग खुद रिसर्चर्स उनके घर पे गए हैं, बात करी हैं, और हमारे मेन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो हमारे संविधान साथीज़ हैं, जिनसे आप अभी सुनेंगे। महनाज जी, दिलशाद, तरन्नुम, गुफरान जी, सूरज भी इसका पार्ट थे। सो इन लोगों ने फैमिलीज़ की हेल्प करी हैं, क्लेम्स, चाहे वो फ्रॉम द स्टेज ऑफ एप्लीकेशन टू इवन टिल टुडे गोइंग टू द क्लेम्स कमीशन अगेन एंड अगेन आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। सो ये लोगों का एक्सपीरियंस एक्चुअली इज़ द वन दैट मैटर्स द मोस्ट। कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं रिपोर्ट्स में जो हाईलाइटेड हैं, वो 2 लेवल पे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी हैं, बट 2 कैटेगरीज हैं प्रॉब्लम्स की। एक है स्कीम लेवल पे, यानी कि स्कीम में क्या था जो छूट गया या जान के छोड़ा गया, और सेकंड है प्रोसीजर लेवल पे, कि प्रोसीजर्स में क्या दिक्कत थी, लोग जो प्रोसीजर्स जो जिन्हें कैरी आउट करने थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, पुलिस हो, उनका बर्ताव कैसा था अफेक्टेड लोगों के साथ, और ये प्रोसीजर्स में आज तक उसका क्या कॉस्ट रहा है, हु आर द पीपल सफरिंग बिकॉज ऑफ दीज प्रोसीजर्स, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर प्रोसीजर्स इन प्लेस। तो एक स्कीम लेवल पे, जैसे सुरूर ने भी बात करी, काफ़ी चीज़ें हैं जो छूट गई, चाहे वो जेंडर्ड वायलेंस हो, एसिड अटैक हो, इंजरी के जो स्लैब बनाया गया, उसमें दो कैटेगरीज में हाईलाइट करूंगी। एक था परमानेंट इनकैपेसिटेशन, और एक सीरियस इंजरी। उसका डिफरेंस क्या है, यानी कि कौन क्वालिफाई करता है सीरियस इंजरी में और कौन परमानेंट इनकैपेसिटेशन में
फॉल करता है, उसका स्कीम में कुछ भी डिस्क्रिप्शन नहीं है। यानी कि द स्कीम डज नॉट प्रोवाइड फॉर हाउ विल अ मेडिकल प्रोफेशनल असेस कि ये डिफरेंस क्या है, क्या वो परमानेंट डिसेबिलिटी है या वो सीरियस इंजरी है, और उसके हिसाब से आपके अमाउंट्स बहुत चेंज हो जाते हैं। तो इन फैमिलीज जहाँ एक अर्निंग मेंबर, चाहे वो एक आदमी थे जो वेजिटेबल वेंडर थे या जो एक मैनुअल लेबर का काम करते थे, अगर वो सीरियसली इंजर हो जाते हैं तो इट्स लॉस फॉर लाइफ इन अ वे, क्योंकि वो अर्निंग मेंबर नहीं रह पाते आफ्टर दैट पॉइंट। तो उसका क्या कॉम्पनसेशन है, उसका क्या मुआवजा है, ये स्कीम नहीं बताती है। जेंडर्ड वायलेंस, जिसकी तो किसी ने भी बात नहीं करी, ना पॉलिसी लेवल पे उसकी बात हुई, ना एक तरह से सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ग्रुप्स में भी उसकी बात नहीं हुई है, कम्युनिटी में भी उसकी बात नहीं हुई है। ट्रॉमा टू विमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों के साथ जो ट्रॉमा हुआ उसका क्या होगा, वो स्कीम में कुछ नहीं है उसके बारे में। व्हीकल जो सुरूर ने हाईलाइट करा, रिक्शा, ई रिक्शा के बारे में बात हुई है, लेकिन गाड़ी बाइक्स के बारे में बात नहीं हुई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि ज़्यादातर, आप रिपोर्ट में एक पूरी लिस्ट है एक्चुअली, ज़्यादातर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप विच वर डेसिक्रेटेड वर मॉस्क्स, राइट, जो ये स्पेसिफिक कम्युनिटी को क्योंकि टारगेट किया गया है, तो उसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट करेगी उसका भी कुछ नहीं उन्होंने स्पेसिफाई करा है स्कीम में। तो ऐसी काफ़ी सारे गैप्स, वेरी इंटेंशनल गैप्स, सम ऑफ देम आर देयर इन द स्कीम्स, राइट। सेकेंड, ऑन अ प्रोसीजर लेवल, जो आपको अभी ये दिलशाद महनाज जी बताएंगे, जो उनकी फैमिलीज के साथ एक्सपीरियंस रहा है। प्रोसीजर जो, चाहे वो एसडीएम से क्लेम लिखना हो या वो ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द क्लेम्स फ्रॉम द एसडीएम टू द एनईडीआरसीसी, तो इस गैप में काफ़ी सारे स्कीम्स जो हैं, काफ़ी सारे जो क्लेम्स हैं वो या तो फॉल थ्रू हो गए हैं या फैमिलीज़ ने गिव अप कर दिया कि हम बार बार ही नहीं प्रोसीजर फॉलो अप करना चाहते। सम फैमिलीज हैव बिन रेजिलियंट, बट सम फैमिलीज they have a day to day, right? So they have given up कि हमें भरोसा नहीं है स्टेट पे। जिंदगी को लात मारी, तलाक दिया, और वो उन लोगों के लिए कि जिनके साथ जुल्म हुआ है, जो मजलूम हैं, इंसाफ का झंडा लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए आज यहाँ ये जो दिल्ली दंगों पर 5 साल के बाद हम याद कर रहे हैं उस दर्द को, जिसकी तस्वीर अभी हमने थोड़ी देर पहले नीचे हॉल में सुनी, रॉयट विक्टिम्स के हालात सुने। उसके बाद मुझे बशीर बद्र का ये शेर याद आया कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। और जब मैं 1987 के मेरठ मलियाना हाशिमपुरा रॉयट्स कवर कर रहा था, तो उस वक्त अली सरदार जाफरी से एक शेर सुना था कि तेग मुनसिफ हो जहाँ, दारो रसन हो शाहिद, बेगुनाह कौन है इस शहर में कातिल के सिवा। तो आज सवाल ये है कि हम जो इस 5 साल का लेखा जोखा और दर्द अपना यहाँ बयान करने के लिए हाजिर हुए हैं, इसके आगे का रास्ता क्या है। अभी नदीम बता रहे थे जॉन दयाल साहब को कोट करते हुए, आज सुबह ही मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्टर का फ़ोन आया कि आपने वो मलियाना और हाशिमपुरा का केस लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। मैंने कहा भाई कैसे आपको आज याद आ गया 30 साल बाद। कहा कि वो सज्जन कुमार को सज़ा हुई है ना, तो अब हमसे कहा गया है कि बाकी केसेस के बारे में भी कुछ खैर खबर ली जाए। इस दरमियान कल इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई है इन दिल्ली दंगों के बारे में, जो एक आई ओपनर है, और उस रिपोर्ट का बहुत ही संक्षेप में मैं जिक्र करना चाहूँगा। जो इस रिपोर्ट में बहुत तफसील के साथ किया गया है कि 757 केसेस दर्ज किए गए, 695 केसेस को प्रोब किया गया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की तरफ से, जिनमें से जो 659 केसेस थे उनमें 109 केसेस में जजमेंट आ गया, और उनमें से 80 लोगों को 80 केसेस में एक्यूटल हो गया, यानी कोई मुल्जिम था ही नहीं, कोई नो वन किल जैसिका लाल जैसा मामला हो जाता है। और सिर्फ 19 कन्विक्शन हुए हैं, जो कि कुल जो केसेस हैं जिनमें यानी कि 82% केसेस में एक्यूटल हुआ है, 18% केसेस में सज़ा हुई है। और ये रिपोर्ट जो अभी आपने जिसके बारे में तफसील से सुना, अक्टूबर 2022 में बनाई गई थी।
लेकिन अभी देव मुखर्जी साहब कह रहे थे और मैं पूरी तरह से उनसे इत्तफाक करता हूं कि हमें हर्षमंदर साहब बिना ताख़ीर किए हाई कोर्ट में मूव करना चाहिए और ये रिपोर्ट और इसके बाद में जो फॉलोअप की बात हुई है कि इस अक्टूबर 2022 से अब तक का क्या हुआ उसको लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई और चीज़ बची नहीं है सिवाय अदालत के। और अदालतों का रवैया भी आपके सामने है, बहुत ही हॉस्टाइल है, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है कि ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील वाला मामला है इस वक्त। न मीडिया में आपकी बात सुनी जा रही है, न सिविल सोसाइटी उस तरह से आपके साथ में खड़ी हो रही है जिस तरह से कभी खड़ी हुआ करती थी। मैं अभी अशोक शर्मा साहब से कह रहा था, ये भी IAS ऑफिसर हैं रिटायर्ड, लेकिन बेचारे लगे रहते हैं कि अब लगातार उस सिविल सोसाइटी की तादाद भी कम होती जा रही। यानी जितने लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं वही बात कहने वाले हैं, वही बात सुनने वाले हैं। तो आखिरकार होना क्या चाहिए? जब ये 2021 में हेट स्पीचेस हुई थी दिसंबर में एक सो कॉल्ड धर्म संसद में, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दायर किया था। और उस वक्त यहाँ जो दिल्ली में एक TV चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ हेट कैंपेन चलाता है, सुदर्शन TV उसका नाम है, और इस तरह के तमाम लोग जो कपिल मिश्रा टाइप के लोग जो आज वजारत में लिया गया है जिनको, उन सब के खिलाफ पूरे सबूतों के साथ हमने वो PIL दायर किया। और दिल्ली पुलिस ने मेरे खिलाफ 50 पेज का एक हलफनामा दायर किया कि कुर्बान अली झूठ बोल रहा है, कुर्बान अली अदालत का वक्त बर्बाद कर रहा है, कोई हेट क्राइम, कोई हेट स्पीच दिल्ली में नहीं हुई। लेकिन जब हमने पुख्तगी के साथ सारे सबूत दर्ज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए, कपिल सिब्बल साहब मुकदमा लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी उसको भी ये अंदाज़ा हो गया कि दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, तो उन्होंने एक एस्केप का रास्ता दे दिया, यू कम विद ए बेटर एफिडेविट दिल्ली पुलिस को। और फिर एक हफ्ते बाद जो सारी बातें हम कह रहे थे वो उस बेटर एफिडेविट में आ गई। मुकदमे दर्ज हो गए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे साथ जस्टिस अंजना प्रकाश भी मेरे साथ उस PIL में हम को पिटिशनर हैं। तो इस वक्त क्योंकि अभी दूसरा सेशन शुरू होने वाला है, कंपनसेशन की बात होनी चाहिए। हालांकि किसी की जान का कोई कंपनसेशन नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 87 में मेरठ में जो खून फसादात हुए थे, फसादात तो कहना अंडरस्टेटमेंट होगा, एक नस्ल कुशी थी, एक जिनोसाइड था जो कि आर्मी के पेट्रोनेज में PAC ने किया था। और उसमें जस्टिस मुरलीधरन ने एक फैसला सुनाया था 31 अक्टूबर 2018 को। तो इसलिए आज 16 पुलिस वाले दिल्ली की जेल में लाइफ टर्म काट रहे हैं और उनको 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। मैं समझता हूं कि जैसा मैंने कहा कि कोई बदल नहीं हो सकता, लेकिन वो जो मुतासरीन हैं, विक्टिम्स की फैमिलियां हैं, उनके बच्चों के लिए कम से कम वो 20 लाख रुपया कुछ काम आ गया होगा। इसी तरह से अगर ये मुआवजा यहाँ दिल्ली के राइट विक्टिम्स को मिले तो मेरा ख्याल है कि उनकी भी ज़िंदगी बदली जा सकती है, बदली जानी चाहिए, और उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।